हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज सीएससी नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 3 दिन के न्यूज़ पेपर डिस्कस करेंगे। आज आपका है 23 मार्च, देन 22 मार्च और 21 मार्च। सो 21, 22, 23, क्योंकि इन 3 दिन के करंट अफेयर्स रह गए हैं, इन 3 दिनों के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे आज के एमसीक्यू वीडियो में। ओके, दिस इज आवर प्रोफाइल, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे अब काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप क्वेश्चन आप देखोगे, यूजुअली वी कवर्ड ओनली इंपॉर्टेंट थीम जो जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में कवर होने के। विद रेफरेंस टू एनएससी आईएक्स ग्लोबल एक्सेस, एनएससी आईएक्स जीए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको पता होगा स्टॉक मार्केट वगैरह ऑलमोस्ट 2-3 साल से बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इट अलाउज इंडियन इन्वेस्टर्स टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन फॉरेन इक्विटीज लाइक दोज लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नेस्डैक। तो कह रहा है कि आप क्या करोगे, जो फॉरेन जो स्टॉक्स है ना, जो बाहर वाले मार्केट है, यूएसए के मार्केट में लिस्टेड है, वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। एंड इट ऑपरेट्स अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेबी, मतलब सेबी इसको रेगुलेट कर रहा है। तो रेगुलेटर कौन है? सेबी है। थर्ड वन इज इट इज बेस्ड इन गिफ्ट सिटी, जो जीआईएफटी सिटी है उस सिटी में ये बेस्ड है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। ओके, सो अब इसमें होपफुली आपको वी बिलीव दैट एक क्वेश्चन आप एक ऑप्शन आपको दिक्कत आई होगी कि ये जो ऑप्शन आपका सेबी कि स्टॉक मार्केट वगैरह है तो सेबी ही रेगुलेट करता होगा इन जनरल, बट यहाँ पे ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। सेबी इसे रेगुलेट नहीं करता है। इसको जो रेगुलेटिंग बॉडी है, ओके, इसकी जो रेगुलेटिंग बॉडी है, थोड़ा अलग सिस्टम है इसका। सो द प्लेटफॉर्म इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये इसको रेगुलेट करता है, सेबी से रेगुलेट नहीं करता है। और बिल्कुल सही है कि आप यहाँ से मतलब इंडिया में बैठे बैठे डायरेक्टली आप मतलब सीधा आप जाएंगे ना न्यूयॉर्क के, चाहे आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी में पैसा लगाते हो, वैसे ही आप वहां के जो स्टॉक्स है यूएसए के बाहर के, वहां पे आप पैसा लगा सकते हो। गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है उसमें आप कर सकते हो। इट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स फ्रेमवर्क लाइक जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स वगैरह हैं, जो बाहर से जो फंडिंग वगैरह भेजते हैं लोग इन्वेस्टमेंट, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उसे। सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी ओनली टू। इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के लिए, क्वेश्चन के लिए। Now, coming to question number 2, with reference to fiscal federalism in India, consider the following statements. तो तीन स्टेटमेंट है। पहला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यूज अमॉन्ग स्टेट्स इज गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सेकंड, द फाइनेंस कमीशन इंश्योर्ड दैट fiscal transfers are based on objective criteria rather than political considerations. Third, surcharge is a tax on tax, while cess is a form of tax for a specific purpose. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यूज अमॉन्ग स्टेट इज गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये सही है। आर्टिकल 280 के अंदर ये प्रोविजन है, फिनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का वो करता है ये टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस रेवेन्यू में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सरचार्ज और सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ये आउटसाइड होते हैं। सरचार्ज होता क्या है? सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, और सेस क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे हेल्थ सेस हो गया, एग्रीकल्चर सेस हो गया, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। सेकेंड क्या है? द फाइनेंस कमीशन इंश्योर दैट फिस्कल ट्रांसफर्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रादर देन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। जैसे इस साल आप देखोगे कि जो उन्होंने अपडेट किया है, जो भी क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम है, और सबके साथ डिस्कशन करके बनाया जाता है, सारे स्टेट के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल थ्री। Third question, with reference to agricultural subsidies under the World Trade Organization WTO, consider the following statement. अब ये नहीं कि जो नई चीज आप पढ़ने लगो पुरानी चीजें भूल जाओ, थोड़ा बेसिक और स्टैटिक का पार्ट समझ सकते हो आप इस चीज को। ग्लोबल बॉडीज ऑब्वियसली न्यूज में है क्योंकि काफी वॉर, कन्फ्लिक्ट और डिस्टर्बेंस चल रहा है, टेरिफ वॉर चल रहा है, तो ऐसे में डब्ल्यूटीओ, यूएन, ये सब बॉडीज इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडीज आर कंसीडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, आर सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट्स, की भाई आप ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हो, उनको रिडक्शन करना है, ये कमिटमेंट का पार्ट है ये। सेकंड ऑप्शन है ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर परमिटेड, परमिटेड है विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, एज दे आर मिनिमली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, क्यों ट्रेड को अफेक्ट नहीं करता है सच। देन थर्ड ऑप्शन इज ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर डब्ल्यूटीओ रूल्स। कह रहे जो ब्लू बॉक्स है उसको तो कंप्लीटली ही प्रोहिबिट किया हुआ है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो नाउ द राइट आंसर फॉर दिस इज आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, तो ये गलत है क्योंकि ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है, दे आर अलाउड। अब क्या कंडीशनल है, आप समझिए इस चीज को, ये कंडीशनल है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन है, ये कंडीशनल है। अब जैसे मान लीजिए कि फंडिंग दे रही है, कि आप इनकम सपोर्ट दे रहे हो फार्मर को, इनकम सपोर्ट दे रहे हो कि कोई पर्टिकुलर क्रॉप कम उगाओ,
जैसे मान लो आपका 100 एकड़ जमीन है, तो आपने बोल दिया कि 80% जमीन पे ही आप जो है राइस उगाओ, तो हम आपको थोड़ा पैसा देंगे। बेसिकली आप नज कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, प्रोडक्शन को लिमिट करने में, रिड्यूस करने में। ठीक है, तो उस केस में जो है आपका थर्ड मतलब ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है वो अलाउड होगा, कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं होगा। थर्ड वन इज इनकरेक्ट। ग्रीन बॉक्स नाम से तो ग्रीन वाली चीज की अलाउड है, नॉर्मल सब्सिडीज हैं, मिनिमली जो मिनिमम इसका ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है, ऐसे नहीं कि ट्रेड को नुकसान है। जैसे मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन है, अब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ सके, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं। इनकम सपोर्ट वाली चीज है, जैसे हमने 500 रुपए 5,000 रुपए फार्मर्स को दे दिए, उसमें कोई इशू नहीं है। फर्स्ट वन जो है आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। जैसे प्राइस सपोर्ट, इनपुट सब्सिडी, जैसे सब आपको सस्ता यूरिया दे दिया, सस्ता जो बीज वगैरह दे दिया, इस तरह की चीजों के केस में क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसे माना जाता है कि वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, ग्लोबल जो ट्रेड होगा, मार्केटिंग होगी, उस केस में। तो जो पहला है आपका सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ हमसे ले सकते हो हमारे चैनल से। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है साल के लिए। Now, coming to question number 4, with reference to insurance indicator, consider the following statement. तो तीन statement है आपके पास. Insurance density measures total premium as a percentage of GDP. Second, insurance penetration measures average premium paid per person. Third, both indicators directly reflect the level of financial protection of households. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो है इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में। तो इंश्योरेंस डेंसिटी होता क्या है? इंश्योरेंस डेंसिटी मींस पर कैपिटा प्रीमियम, दैट इज एवरेज प्रीमियम पेड पर पर्सन। ठीक है, इंश्योरेंस डेंसिटी होता है एवरेज प्रीमियम पेड पर पर्सन। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? इट मेजर्स टोटल प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। पास्ट में यूपीएससी ने ये पूछ रखा है, आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन refers to total insurance premium as a percentage of GDP. It indicates the size of the insurance sector in the economy. ठीक है, तो पहले दूसरे दोनों इंटरचेंज है, गलत है। थर्ड, both indicator directly reflect the level of financial protection of household. तो ये भी गलत है, ये डायरेक्टली नहीं बताते हैं, राइट, इनडायरेक्टली बताते हैं। ये डायरेक्टली जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ हाउस होल्ड के बारे में नहीं बताते हैं। A country may have high penetration density but still face under insurance or inadequate claim coverage. ठीक है, आपके पास हाई पेनिट्रेशन होगा बट फिर भी अंडर इंश्योरेंस हो सकता है, इनएडिक्वेट क्लेम कवरेज हो सकता है। इंडिया में क्या है? बोथ इंडिकेटर्स आर रिलेटिवली लो कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, दोनों ही लो है। डी इज करेक्ट आंसर. Fifth question, with reference to Nilgiri Tar, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट है इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। आपने देखा होगा यूपीएससी में पीवाईक्यू का जो फॉर्मेट है ऐसा ही रहता है। इट इज लिस्टेड एज endangered on IUCN रेड लिस्ट। देन थर्ड वन इज इट इज प्राइमरली फाउंड इन ड्राई deciduous फॉरेस्ट। तो रीजन वगैरह जोग्राफिकल रीजन भी पूछता है। सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। द राइट आंसर फॉर दिस इज, होपफुली यू गॉट इट राइट। तो पहला और दूसरा जो आपका है ये सही है कि एंडेमिक है वेस्टर्न घाट को, तो ठीक है, ये वेस्टर्न घाट को एंडेमिक है और इंडेंजर्ड। अब ये आईयूसीएन स्टेटस पूछता है यूपीएससी, तो आप ध्यान रखना है, स्पेशली जो स्पीसीज इन न्यूज है, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम कवर कर देंगे, सीरीज नो सेशन बना देंगे इसके ऊपर, तो यू कैन वॉच इट। तो ये सही है। तीसरा जो आपका है कह रहा है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में, ये गलत है। ये कहाँ होता है, मेनली कहाँ होते हैं? तो मेनली होते हैं माउंटेन ग्रासलैंड्स एंड शोला शोला फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब आपको बताना है कि ये शोला फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहाँ होता है। ओके, शोला जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये कहाँ होता है, इनमें ये मेनली पाए जाते हैं। शोला हो गया, और एक माउंटेन मतलब माउंटेनियस रीजन वाला जो होता है, माउंटेन ग्रासलैंड वाले रीजन में ये पाए जाते हैं। ओके, सो थर्ड वन इज इनकरेक्ट। तो पहला और दूसरा, तो बी विल बी द राइट आंसर। Now coming to question number 6, which of the following describe thermal runaway in EV batteries? तो चार स्टेटमेंट है। पहला, लॉस ऑफ बैटरी चार्ज ड्यू टू ओवर यूज। सेकेंड, सडन ड्रॉप in battery efficiency in cold conditions. Third, leakage of electrolyte without heat generation. Fourth, chain reaction of overheating among battery cells. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो ये जो थर्मल रन अवे है, ठीक है, ये होता क्या है? इट इज अ कंडीशन वेयर बैटरी सेल ओवरहीट्स अनकंट्रोलेबली, कंट्रोलेबली, बहुत ही ज्यादा बैटरी सेल ओवरहीट हो जाते हैं, ट्रिगरिंग अ चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन हो जाता है उसके साथ वाले सेल्स में, तो बैटरी सेल ओवरहीट हो जाते हैं तो उसके कारण चेन रिएक्शन हो जाता है उसके साथ वाले सेल में। इट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ लिथियम आयन बैटरीज
राइट, यानी ईवी में होता है। तो डी जो है चेन रिएक्शन ऑफ ओवर हीटिंग अमंग बैटरी सेल इज द करेक्ट आंसर। कैस्केडिंग होता है ओवर हीटिंग प्रोसेस का, डी इज करेक्ट आंसर। और ईवी क्योंकि इंपॉर्टेंट थीम है तो ध्यान रखना इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिएगो गार्सिया इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है आपने न्यूज में देखा और पहले भी न्यूज में रहा हुआ है, या यूपीएससी ने ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इट होस्ट अ जॉइंट यूएस यूके मिलिट्री बेस, कि इन दोनों कंट्रीज का जॉइंट मिलिट्री बेस है। इट इज लोकेटेड क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्लोज है। सर्व्स एज अ लॉजिस्टिक हब फॉर लॉन्ग रेंज मिलिट्री ऑपरेशंस, कि लॉजिस्टिक ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ये एक हब है, लॉजिस्टिक हब है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। सो होपफुली दिस वन यू वुड हैव गॉट इट राइट। अभी क्योंकि न्यूज था, ठीक है, इसका न्यूज था, आपने देखा होगा 4,000 किलोमीटर। न्यूज ये था कि ईरान जो है ना उसका मिसाइल का रेंज लोग मान रहे थे 2,000 किलोमीटर है, बट 4,000 किलोमीटर दूर जो है वहां पे हिट किया। अगर दूर है तो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं होगा ना। दिस इज द रीजन, आपको न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए। ओके, इस तरह की चीजें या न्यूज जो सुनते हो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सो सेकंड वन इज इनकरेक्ट। पहला आपका सही है, दोनों का जॉइंट वहां पे मिलिट्री बेस है, और थर्ड ये सही है कि लॉजिस्टिक हब सर्व करता है फॉर लॉन्ग रेंज मिलिट्री ऑपरेशंस। सो 1 and 3 आर करेक्ट। तो आप लोकेशन देख सकते हो, इसको आप लोकेट कर लेना। चागोस आर्को प्लेजो जो है यहाँ पे डियो गार्सिया है, इंडियन ओशन में है। देखो यहाँ दूर है डिस्टेंस है ईरान से। ओके, यहाँ वाले रीजन से यू कैन सी द डिस्टेंस। Now coming to question number 8, with reference to VRR, variable rate repo auctions conducted by RBI, consider the following statement. तो तीन स्टेटमेंट है। पहला, they are used to inject liquidity into the banking system. दूसरा, the interest rate is fixed by RBI beforehand. तीसरा, banks bid for funds at rates determined through auction. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो VRR होता क्या है? VRR auctions are conducted by RBI to inject short-term liquidity into the banking system. तो होता क्या है? Banks borrow fund from RBI against government security, जिससे कि उनका लिक्विडिटी शॉर्टेज मैनेज हो जाता है। अब फिक्स्ड रेपो से इसका डिफरेंस क्या है? अनलाइक फिक्स्ड रेपो, द इंटरेस्ट रेट इज नॉट प्री फिक्स्ड बाय आरबीआई, इट इज डिस्कवर्ड थ्रू ऑक्शन बिडिंग। ऑक्शन बिडिंग से इसका इंटरेस्ट रेट पता चलता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए होता है बैंकिंग सिस्टम में, दैट इज करेक्ट। सेकंड की इंटरेस्ट रेट पहले ही आरबीआई फिक्स करता है, दैट इज इनकरेक्ट। थर्ड, बैंक्स बिड फॉर फंड्स एट रेट्स डिटरमाइंड थ्रू ऑक्शन, दैट इज करेक्ट। ऑक्शन होता है इसका, ठीक है। और वीआरआर इज पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ फ्रेमवर्क का पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। So on that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe. Thank you.